तो कोलॉइड्स अगर सोल्यूशन होते हैं, ठीक है, तो जैसे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, तो एक होता है ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है। सो इट इज दैट इज होमोजेनियस सॉल्यूशन of the solute and the solvent. So true solutions are homogeneous solutions. Homogeneous solutions of solute and solvent. So in which the right now we can write like the solution in which the size of solute particle, size of solute particle, solute particle जो होता है उसको अपन dispersed phase बोलते हैं. Dispersed phase is less than 1 nanometer. Is less than 1 nanometers. ये होता है ट्रू सॉल्यूशंस. तो इनको अपन कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन. जैसे अपन शुगर को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन एकदम अपन को ट्रांसपेरेंट दिखता है, दैट इज अ ट्रू सॉल्यूशन, राइट. या अगर हम थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करें, नमक को डालते हैं पानी में, तो भी ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन दिखता है, इट इज अ ट्रू सॉल्यूशन. सो एग्जांपल लिखेंगे तो अपन लिखेंगे शुगर सॉल्यूशन, राइट. फॉर एग्जांपल वी कैन राइट द शुगर सॉल्यूशन, ठीक है. ये अपन लिख सकते हैं कि भाई अगर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट को वाटर में ऐड करोगे, जैसे KCl है, NaCl है, लाइक दैट ना. सो KCl सॉल्यूशन, NaCl सॉल्यूशन, Na2SO4 सॉल्यूशन, मतलब कोई भी अगर अपन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को या इलेक्ट्रोलाइट को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो दे ऑल आर ट्रू सॉल्यूशन. सो ऑल आयनिक कंपाउंड्स when dissolved in water, when dissolved in water, in water ना, अगर वो वाटर में डिसॉल्व हो रहा है तो कोई भी आयनिक कंपाउंड अगर वाटर में डिसॉल्व हो रहा है तो वो हमेशा कौन सा सॉल्यूशन बनाएगा, एक होमोजेनियस सॉल्यूशन बनाएगा, दैट विल बी कॉल्ड एज अ ट्रू सॉल्यूशन. उसको अपन ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है. उसको अपन ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं, राइट. थोड़ा तो अब दूसरा एक होता है दैट इज कॉल्ड अ कोलाइडल सॉल्यूशन. कोलाइडल सॉल्यूशन, राइट. टू सॉल्यूशंस होता है, एक होता है कोलाइडल सॉल्यूशन होता है और एक होता है सस्पेंशन, ठीक है ना. ये तीन टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं. तो जैसे अपन ने लिखा भाई ट्रू सॉल्यूशंस आर होमोजेनियस सॉल्यूशंस, वैसे ही अगर हम कहेंगे कोलाइडल सॉल्यूशंस दे आर हेटेरोजेनियस सॉल्यूशंस. सो आर हेटेरोजेनियस सॉल्यूशंस, दे आर हेटेरोजेनियस सॉल्यूशंस. तो इस बात का अपन ध्यान रखेंगे कि ये एक हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन है जबकि ये एक होमोजेनियस सॉल्यूशन. सो दिस इज right heterogeneous solutions in which particle size of the dispersed phase is between, that will be between 1 to 1000 nanometers, ठीक है ना. तो कोलाइडल सॉल्यूशन में अपन से पूछ सकते हैं एक्सप्लेन व्हाट आर कोलाइडल सॉल्यूशंस, तो अपन ये लिख सकते हैं उसमें कोलाइडल सॉल्यूशन में. तो दिस इज द पार्टिकल साइज, द रेंज ऑफ द पार्टिकल साइज. एग्जांपल लिख सकते हैं, राइट ना. तो एग्जांपल में वी कैन राइट दैट फॉर एग्जांपल इट इज जैसे अपन लिखेंगे मिल्क, इट इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन, उसमें अपन को व्हाइट कलर दिखता है उसका मिल्क, राइट. इवन टूथपेस्ट, that is a colloidal solution. Colored glasses, they are colloidal solution. Fog, mist, smoke, they all are called as colloidal solutions.
वो कोलोइडल सॉल्यूशंस होते हैं। और सस्पेंशन, these are also heterogeneous solutions. Heterogeneous solutions. And particle sizes, particle size जो होगा इसमें that is greater than 1000 nanometers. तो अगर पार्टिकल का साइज 1000 नैनोमीटर से बड़ा होगा तो अपन उसे सस्पेंशन बोलेंगे, राइट। अगर तो एग्जांपल अगर अपन देखेंगे तो वैसे अपन उसे मडी वाटर भी बोल सकते हैं, जैसा रेन वाटर में ना, रेन वाटर जब होता है ना तो रेन वाटर में आपने देखा होगा वो ब्राउनिश कलर का जो मडी वाटर होता है उसको अपन बोल सकते हैं दैट इज सस्पेंशन। तो वो सस्पेंशन होता है। Many medicines are suspension. Liquid medicines are suspensions. Medicine और suspension, ठीक है। लिक्विड मेडिसिन जैसे डाइजीन वगैरह होता है, दे आर सस्पेंशंस। वी कैन राइट लाइक दिस। अब ठीक है, तीनों में डिफरेंस अपन को पता चल गया। इट इज द डिफरेंस इज ओनली ऑफ पार्टिकल साइज। बट ये होमोजेनियस सॉल्यूशन है, ये हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन है, ये हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन है। इस पार्ट को ध्यान रखना कि अगर अपन किसी भी आयनिक कंपाउंड को डिसॉल्व करते हैं वाटर में तो दैट विल ऑलवेज फॉर्म अ ट्रू सॉल्यूशंस। अभी ट्रू सॉल्यूशन में क्या होता है, जैसे अगर अपन करते हैं कि भाई ट्रू सॉल्यूशन लेते हैं, मेरे पास ये ट्रू सॉल्यूशन, इसमें मैंने एक वेसल लिया और वेसल में एक ट्रू सॉल्यूशन है। सपोज करते हैं दिस इज अ ट्रू सॉल्यूशन। हाँ, इधर लिख रहे हैं तो ट्रू सॉल्यूशन लिया, आई वांट द पर्टिकुलर ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है ना, ये ट्रू सॉल्यूशन है। तो ट्रू सॉल्यूशन को चेक करने के लिए, इसको अगर चेक करने के लिए तो एक वेसल में अपन ऐसे सस्पेंशन ले लेते हैं। ये सस्पेंशन हो गया हमारे पास, और इधर कोलाइडल सॉल्यूशन हो गया और इधर अपन सस्पेंशन ले लेते हैं। ये सस्पेंशन है हमारे पास, ये अपन ने सॉल्यूशन ऐसे ले लिया। आप क्या करो, लाइट को पास करते हैं, बीम ऑफ लाइट यहां से पास करते हैं। अगर इससे एक बीम ऑफ लाइट पास करोगे आप, तो इफ यू पास अ बीम ऑफ लाइट, ठीक है ना, बीम ऑफ लाइट ऑफ, अज्यूम कर लेते हैं इंटेंसिटी उसका आई नॉट है, मतलब इंटेंसिटी ऑफ बीम ऑफ लाइट इज आई नॉट। तो यहां पर जो ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी होगा, द ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी, सो विल राइट द ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी जो यहां पर होगा, इंटेंसिटी जो आई टी लिखेंगे अपन, दैट इज आई टी। सो द ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी जो होगा इसमें, दे आर इक्वल, मतलब जितना यहां से इंटेंसिटी हमने पास किया अगर उतना ही दूसरी तरफ है तो ट्रू सॉल्यूशन है। तो ट्रू सॉल्यूशन के केस में आई नॉट विल बी इक्वल टू आई टी, ये दोनों बराबर है, देन वी कॉल्ड इट एज अ सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन। आई नॉट और आई टी बराबर होते हैं, देन वी कॉल्ड इट एज अ ट्रू सॉल्यूशन, उनको अपन ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं। अभी व्हाट विल हैपन, इसमें अगर अपन कोई ट्रांसमिटेड लाइट लिखते हैं और यहां से अगर वो पास करते हैं अपन, तो इसमें आई नॉट ट्रांसमिटेड लाइट होगा। तो इसके इन केस ऑफ सस्पेंशन क्या होगा, ये इंटेंसिटी ना विच इज द बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू दैट सॉल्यूशन। तो इस केस में जो ट्रांसमिटेड लाइट होगा वो काफी कम हो जाएगा ड्यू टू द स्कैटरिंग। अपन ने छोटे क्लासेस में पढ़ा हुआ है, दैट इज टिंडल इफेक्ट, पढ़ा ना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो उससे क्या होगा, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जो आई नॉट आई टी होगा दैट विल बी लेस देन आई नॉट, मतलब ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो होगा वो कम होगा उसमें, जितना हमने बीम ऑफ लाइट, जितना इंटेंसिटी का बीम ऑफ लाइट हमने पास किया था। अगर सस्पेंशन होगा तो विल राइट दैट, ये तो लाइट ऑफ द बीम ऑफ लाइट, और यहाँ पर ट्रांसमिटेड लाइट होगा तो विल राइट दैट दिस विल बी इक्वल टू 0। मतलब अगर ऑपिक्यू ना, जैसे अपन बोलते हैं ना कि जो लाइट हमने फॉल करवाया है इस पे, अगर वहां से कुछ भी लाइट ट्रांसमिट ना हो, देन इट इज कॉल्ड अ सस्पेंशन। ये तीनों को डिफरेंशिएट करने का एक तरीका होता है, हाउ वी कैन डिफरेंशिएट between the right
So the true solution, suspension, and the colloidal solution. And this phenomena is called Tyndall effect. इसको अपन scattering of light जो यहाँ पर अपन पढ़ेंगे वो Tyndall effect होता है कि हम Tyndall effect से बता सकते हैं वो colloidal solution है या नहीं है. अगर जितना इंटेंसिटी बीम ऑफ लाइट का हमने पास किया था अगर उतना ही ट्रांसमिट हो जाए तो ट्रू सोल्यूशन है. अगर कुछ भी पास नहीं हुआ मतलब वहां पर ट्रांसमिटेड लाइट इज जीरो देन इट इज सस्पेंशन. इफ transmitted light decreases, it has less intensity than the incident light, then we call it as a colloidal solution. So there is the difference between the type of solutions. अब एक बार अपन लिखेंगे the classification of colloidal solution देख लेते हैं, है ना. So what is the classification? एक बार अपन classification check कर लेते हैं कि भाई what will be the classification for colloidal solution, है. So we'll write the classification. अब इसमें एक तो डिस्पर्स फेज होता है, दूसरा डिस्पर्सन मीडियम होता है. ये लिख लो पहले जल्दी से. So we can write that. तो अब अपन थोड़ा सा पार्ट जैसे क्लासिफिकेशन में एक तरीके से अपन हाउ टू प्रिपेयर द कोलोइडल सॉल्यूशन में को अपन क्लासिफिकेशन में पढ़ते हैं. तो classification of colloidal solution on the basis of, है ना. So on basis of, right, the physical state of, है ना, on the basis of the physical state of dispersed phase and the dispersion medium. अब इसमें ना dispersed phase का मतलब होता है अपन इसमें dispersed phase पढ़ेंगे जो लेस क्वांटिटी का होगा और डिस्पर्सन मीडियम वो होता है जो एक्सेस में होगा. ठीक है ना. डिस्पर्स्ड फेज द डिस्पर्सन मीडियम मतलब जिसमें वो बनाया करते हैं. ठीक है. डिस्पर्स्ड फेज एंड द डिस्पर्सन मीडियम वो होता है. सो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ dispersed phase and dispersion medium, right? So the physical state of dispersed phase and dispersion medium. ठीक है. This will be the dispersion medium. Dispersed phase and the dispersion. ठीक है. और दूसरा अपन लिखेंगे on the right nature based on, so on basis of nature of the dispersed phase. वो उस पर डिपेंड है. Third, we'll write that on the particle size of dispersed phase. On the particle size of basis on the particle size of dispersed phase. ये क्लासिफिकेशन. अब इसमें तो विल रीड दैट इट विल बी ऑफ 8 टाइप्स. ये जो होता है क्लासिफिकेशन तो फिजिकल स्टेट वाला दिस विल बी ऑफ 8 टाइप्स. ये 8 टाइप्स होता है. On the basis of nature, we'll write that there are 2 types of nature. One is called the lyophobic. Right ना. एक होता है lyophobic और एक होता है lyophilic. Right? Lyophobic में we'll say that lyophobic मतलब होता है phobia. तो lyophobic वो होते हैं जिनको
डिस्पर्स्ड फेज द सॉल्यूट जो कम क्वांटिटी में होता है, लाइफोबिक वो होते हैं जिनको फोबिया होता है सॉल्वेंट से, वो डिसॉल्व होने से फोबिया होता है, वाटर में डालेंगे तो डिसॉल्व नहीं होगा बिकॉज उसको वाटर का फोबिया है, सॉल्वेंट का फोबिया है, राइट। सो अगर अपन किसी उसको सोल्यूशन को वाटर में बनाते हैं तो जब आपका डिस्पर्सन मीडियम वाटर होता है तो अपन को हाइड्रोसॉल बोलते हैं, ठीक है। और अगर बेंजीन होगा तो बेंजोसॉल बोलते हैं, और अगर अल्कोहल होगा तो एल्कोसॉल बोलते हैं। मतलब अल्टीमेटली वी आर गोइंग टू राइट देम एज अ सॉल्व, सॉल्व मतलब वो सॉल्यूशन होता है, राइट। तो इधर दे आर सॉल्वेंट हेटिंग है, सो दे हैव फोबिया ऑफ सॉल्वेंट, सो दे हैव सॉल्वेंट हेटिंग डिस्पोज पे, बिकॉज नेचर की बात कर रहे हैं अपन, किस नेचर का है, सो दे आर सॉल्वेंट हेटिंग। सॉल्वेंट हेटिंग मतलब दे हेट सॉल्वेंट, वो डिसॉल्व नहीं होना चाहते हैं उसमें, जबकि लायोफिलिक मतलब दे अट्रैक्ट सॉल्वेंट, सो सॉल्वेंट लविंग भी कर सकते हैं, सॉल्वेंट अट्रैक्टिंग बोल सकते हैं अपन, और सॉल्वेंट लविंग बोल सकते हैं अपन उसमें, ठीक है। सो हाइड्रोफोबिक मतलब I told you that it is a phobia of solvent, that is called hydrophobia, right? The phobia of solvent. हो गया। अब जो हाइड्रोफोबिक होता है ना, दैट विल बी ऑफ टू टाइप्स। इसको बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, वो तो सॉल्वेंट लविंग है, आप डायरेक्टली ऐड करो वो इजीली डिसॉल्व हो जाएगा और प्रिपेयर भी हो जाएगा। हमें थोड़ा सा प्रिपरेशन मेथड, इसके लिए थोड़ा प्रिपेयर करने के मेथड्स पढ़ने होते हैं, बिकॉज वो सॉल्वेंट रेटिंग है तो बनाओगे कैसे सॉल्व। तो दिस विल बी, इसमें दो मेथड्स होते हैं, अपन कहते हैं एक तो कंडेंसेशन है और एक मेथड अपन कहते हैं डिस्पर्सन, ठीक है। ये तो इजीली प्रिपेयर हो जाएगा, एक अपन मेथड बोलेंगे डिस्पर्सन। कंडेंसेशन होता है, देयर आर टू टाइप्स, एक अपन लिखते हैं दैट इज ऑफ फिजिकल कंडेंसेशन, एक केमिकल कंडेंसेशन। केमिकल कंडेंसेशन से ही क्वेश्चंस आते हैं, एक केमिकल कंडेंसेशन होता है, एक फिजिकल कंडेंसेशन होता है। डिस्पर्सन मीडियम आर ऑफ थ्री टाइप्स, विल चेक दैट व्हाट आर दोस। इसमें एक तो अपन लिख सकते हैं दैट इज हाइड्रोलिसिस रिडक्शन लिख सकते हैं, ऑक्सीडेशन लिख सकते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं अपन, डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं अपन, फिर अपन दैट इज हाइड्रोलिसिस लिख सकते हैं अपन। सो अपन ऐसे हाइड्रोलिसिस लिख सकते हैं अपन। फिजिकल मेथड में वी कैन राइट एक्सेसिव कूलिंग और एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट। तो एक तो होता है कि एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट और एक्सेसिव कूलिंग, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। वैसे इस पार्ट से कोई क्वेश्चन आता तो नहीं है फिजिकल कंडेंसेशन से, लेकिन फिर भी अपन एक एग्जांपल तो लिख ही लेंगे। और एक होता है एक्सेसिव कूलिंग, ठीक है ना, एक आइडिया तो होना ही चाहिए। डिस्पर्सन मीडियम में एक तो लिखते हैं अपन दैट इज देयर ऑफ थ्री टाइप्स। एक तो होता है दैट इज मैकेनिकल डिस्पर्शन, दूसरा इलेक्ट्रिकल डिस्पर्सन लिखते हैं अपन, और थर्ड अपन लिखते हैं दैट इज पेप्टाइजेशन, दैट इज कॉल्ड पेप्टाइजेशन, राइट। तो ये डिस्पर्सन मेथड्स हैं। लायोफिलिक बड़ा इजीली प्रिपेयर हो जाते हैं क्योंकि डायरेक्टली हम उनको सॉल्वेंट में ऐड करेंगे और वो डिसॉल्व हो जाएंगे, तो उनको कोई मेथड हमें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज में वी कैन राइट दैट एक तो होता है मैक्रोमोलिकुलर सॉलिड्स कोलाइड्स, मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स, एक होता है माइक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स, और एक होता है दैट इज एसोसिएटेड कोलाइड्स।
एसोसिएटेड कोलॉइड्स में अपन मिसल बनाते हैं, मिसल फॉर्मेशन करेंगे। और इलेक्ट्रिकल मेथड में आप थोड़ा सा ऐसे ना, क्योंकि क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो मेरे को पता रहेगा व्हाट वी आर गोइंग टू डू। सो ये ब्रेडिक्स आर्क मेथड होता है, ब्रेडिक्स आर्क मेथड वो बोलते हैं अपन। ब्रेडिक्स आर्क मेथड को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिकल डिस्पर्शन। ये मीडियम है डिस्पर्शन, ये डिफरेंट टाइप के सॉल्वेंट्स हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि हमेशा सोल्यूशन वाटर में ही बनाएं। अपन सोल्यूशन बेंजीन में भी बना सकते हैं, अल्कोहल में भी बना सकते हैं, वाटर में भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा पार्ट जो अपन ने लिखा हुआ है ना यहाँ पर, दैट इज ओनली फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कॉलम्स। तो यहाँ से शुरू करते हैं और एक एक करके खत्म करते हैं वहां तक, सो दैट वी आर एबल टू प्रिपेयर द कॉलम्स। उसके बाद अपन प्रॉपर्टीज करते हैं। तो सबसे पहले अपन ये देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड द डिस्पर्सन मीडियम, उसका क्या मतलब है। तो आप बोलो तो मैं इसको हटा देता हूं फिर, है ना, और आगे अपन क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं। एट टाइप्स क्लासिफिकेशन। एक मिनट सर, वो अपन चेक कर लेते हैं। हाँ हाँ, 1 मिनट रुकूंगा मैं, ऐसे नहीं एकदम फटाफट वो कर दूंगा। और कभी कभी अपन सोल्यूशन एयर में भी बनाते हैं। एयर में अगर कोई सोल्यूशन बनेगा तो अपन उसे एरोसोल बोलते हैं, एरोसोल। एयर में बनाएंगे अपन तो एरोसोल बोलते हैं। डन सर। हो गया ना, चलो फिर शुरू करते हैं। 8 टाइप्स। तो अपन पहले ये 8 टाइप्स पढ़ते हैं, ये 8 टाइप्स कौन से हैं, फिर अपन देखते हैं आगे। डाउट है। अब ना ये 8 टाइप जो अपन पढ़ेंगे इसको टेबल के फॉर्म में लिखेंगे। हमें एक टेबल बना लेते हैं और उसको लिख लेते हैं वैसे टेबल के फॉर्म में। जो 8 टाइप्स होगा वो 8 टाइप्स अपन टेबल के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो विल राइट दैट ऐसे ना, सॉल्यूशंस अगर अपन को लिखना है तो विल राइट द, एक तो लिख लेते हैं अपन ऐसे ना, सॉल्यूशन लिखने के लिए टेबल बना लेते हैं। So 8 times now we'll write that like this. That is बोर्ड अच्छा साफ नहीं हो रहा था तो मैंने इसमें
थोड़ा लिक्विड डाल दिया है। चलो देखते हैं ना, तो एक टाइप में अपन ऐसे लिख लेते हैं भाई, वी आर हैविंग अ सीरियल नंबर, अपन ऐसे बना लेते हैं, एक टेबल बनाओ और लिखते हैं अपन ऐसे सीरियल नंबर, एक लिखते हैं अपन डिस्पर्सन मीडियम, मीडियम, ठीक है ना। फिर अपन लिख लेते हैं डिस्पर्स्ड फेस, ठीक है। फिर अपन लिखेंगे कि उस कोलॉइड को अपन क्या बोलते हैं, और फिर अपन लिखेंगे कुछ एग्जाम्पल, ऐसे अपन एक बना देते हैं। तो एट टाइप्स लिखे थे मैंने, तो चलो भाई अपन मतलब एक टेबल टाइप ऐसे बना लेते हैं और ये बना देते हैं। तो एक तो अपन लिख लेते हैं कि भाई डिस्पर्सन मीडियम मतलब सॉलिड सोल्यूशन बनाते हैं, ठीक है ना। सॉलिड ले लूंगा, अब सॉलिड के साथ आप सॉलिड ले लो, लिक्विड ले लो और गैस ले लो, ठीक है, सॉलिड लिक्विड गैस। दूसरा अपन बना लेंगे कि भाई जब लिक्विड होगा डिस्पर्सन मीडियम, तो लिक्विड में अपन डिसॉल्व करेंगे क्या, सॉलिड, एक बार लिक्विड में लिक्विड और एक बार लिक्विड में गैस, ठीक है। लिक्विड में एक बार सॉल्व, अब यहाँ पर लिक्विड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड, लिक्विड गैस, ऐसे कर लिया। अब थर्ड अपन लिख लेते हैं, दैट इज गैस ले लेते हैं अपन। अब गैस में भी अपन क्या ऐड करेंगे, गैस में सॉलिड ऐड करेंगे, लिक्विड ऐड करेंगे और गैस ऐड करेंगे, ये होता है सॉलिड लिक्विड एंड गैस। तो लेट अस सी, तो अगर अपन सॉलिड जनरली जो मतलब एक सोल्यूशन अपन पढ़ते हैं, जनरली अपन क्या सोचते हैं, सोल्यूशन का मतलब होता है लिक्विड में सॉलिड ऐड करो, दैट इज कॉल्ड द सॉल्यूशन, राइट। लेकिन डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस हो सकते हैं जिसमें ये एक्सेस में है और ये स्मॉल क्वांटिटी में है, तो इसलिए उनको अपन डिस्पोज करें। सो जब सॉलिड एक्सेस में है और उसमें कोई दूसरा सॉलिड अपन ऐड करेंगे तो उसको कहते हैं अपन सॉलिड सॉल्ट, उसका कोलॉइड का नाम होता है सॉलिड सॉल्ट। अगर सॉलिड बहुत ज्यादा है और थोड़ा सा लिक्विड ऐड करते हैं तो उस टाइप के कोलॉइड को बोलते हैं अपन जेल, राइट। अगर सॉलिड है और गैस है, राइट ना, बहुत सारा सॉलिड है और उसमें अपन गैस ऐड करेंगे तो उसको अपन कहते हैं दैट इज सॉलिड फोम। और अगर लिक्विड है बहुत सारा, उसमें थोड़ा सॉलिड अगर मिक्स्ड है, उस टाइप के कोलॉइड को अपन कहते हैं सॉलिड। अगर लिक्विड डिस्पर्सन मीडियम है और लिक्विड ही डिस्पर्स्ड फेज है तो उस टाइप के कोलॉइड को अपन कहते हैं इमल्शंस। अगर लिक्विड है बहुत सारा और उसमें गैस है डिस्पर्स्ड फेज, उसको अपन कहते हैं फोम। अगर गैस है और उसमें सॉलिड, अगर मिक्सचर बहुत सारा गैस है उसमें सॉलिड है तो उस टाइप के मतलब कोलॉइड को अपन कहते हैं एरोसॉल। वैसे गैस के केस में अगर अभी थोड़ी देर पहले अपन ने लिखा था कि अगर आप गैस लेते हो या एयर लेते हो, मतलब गैस अगर प्रेजेंट है तो उसको अपन हमेशा एरोसॉल ही बोलेंगे। अगर बहुत सारा गैस है उसमें थोड़ा बहुत लिक्विड ड्रॉप्स हैं वेपर्स के फॉर्म में, देन इट इज कॉल्ड द एरोसॉल। और अगर गैस और गैस है तो विल से दैट कि ये सोल्यूशन नहीं बनता, ये दोनों नहीं बनता, अदरवाइज 9 टाइप्स हो जाएंगे ना फिर तो भाई, 3 इसके बनाऊंगा तो 9 टाइप हो जाएगा फिर तो ये वाला क्यों नहीं बनता, क्योंकि गैसेस एंड गैसेस हैव टेंडेंसी ऑफ डिफ्यूजन। तो गैसेस आपस में जब भी मिक्स करेंगे तो वो क्या बना देते हैं, होमोजेनियस सॉल्यूशन। सो इट फॉर्म्स होमोजेनियस सॉल्यूशन। और अपन ने अभी थोड़ी देर पढ़ा था, थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि भाई कोलॉइड्स और सस्पेंशन दे आर हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन, तो ये तो होमोजेनियस सॉल्यूशन बना रहा है। तो अगर वो होमोजेनियस सॉल्यूशन बनाएगा देन इट कैन नॉट बी द राइट, तब अपन उसको नहीं बोल सकते कि अगर होमोजेनियस सॉल्यूशन बनेगा तो वो तो ट्रू सॉल्यूशन हो गया, इट इज नॉट अ कोलॉइड्स एंड वी आर राइटिंग अ क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स, तो वो तो हो ही नहीं सकता वो, ठीक है, राइट।
सॉलिड सॉल्ट मतलब इस टाइप का डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम, इसके एग्जांपल दो तो अपन कहेंगे भाई कलर्ड ग्लासेस, इसका एग्जांपल होगा। जो कलर्ड ग्लासेस होते हैं उसमें एक सॉलिड दूसरे सॉलिड में मिक्स होता है जिसकी वजह से वो कलर्ड ग्लास बनते हैं। जो ग्लास होता है वो सोडियम सिलिकेट्स होते हैं, अपन ने पढ़ा हुआ है पहले, है ना, अपन ने पढ़ा हुआ है कि वो कलर्ड ग्लासेस होते हैं। तो वो और फिर जैम स्टोन भी देखे अपन ने, वो कलर्ड सॉलिड्स होते हैं। सॉलिड में अगर लिक्विड ऐड करेंगे तो अपन इसमें लिख सकते हैं जेल ना, जेल मतलब टूथपेस्ट लिख सकता हूं मैं, पेंट लिख सकता हूं, राइट, कोलगेट जेल पढ़ा ना अपन ने, ठीक है, तो वो भी जेल है। और अगर सॉलिड फॉर्म तो अपन कहेंगे प्यूमाई स्टोन। प्यूमाई स्टोन एक्चुअली जब वॉल्केनो eruption होता है तब बनते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी वाटर में फ्लोट करने वाला स्टोन होता है, वो एक्चुअली उसके अंदर एयर काफी ज्यादा होता है, सो दैट इज स्टोन इज कॉल्ड प्यूमाई स्टोन, राइट। तो प्यूमाई स्टोन जो होता है उसमें सॉलिड वो स्टोन होता है और उसमें गैस ट्रैप्ड होता है, तो दैट विल बी एग्जांपल ऑफ दैट। इसमें अगर अपन लिखेंगे तो विल राइट दैट अगर मुझे सॉलिड में लिक्विड ऐड करना है तो वी कैन नॉट राइट सुगर सोल्यूशन, दैट इज अ होमोजेनियस सोल्यूशन, राइट ना। अगर अपन सुगर सोल्यूशन लिखेंगे तो वो होमोजेनियस, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को अगर अपन वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो दैट विल बी द एग्जांपल ऑफ ट्रू सोल्यूशन। इसका एग्जांपल नहीं होगा तो एग्जांपल क्या लिखूं? हम्म, बोलो बोलो भाई, सॉल्व का एग्जांपल क्या लिखें तुम लोग, थोड़ा थोड़ा बताओ भी और क्या। अच्छा चॉक वाटर, चॉक वाटर कौन सा होता है? सॉलिड सॉल्व ना, तो बहुत सारा लिक्विड थोड़ा सा सॉलिड उसमें भी अपन लिख सकते हैं, दैट इज थोड़ा सा सॉलिड ऐड करेंगे तो मडी वाटर लिख सकते हैं, वो थोड़ा सा मडी वाटर लिख सकते हैं, है ना। बहुत सारा लिक्विड थोड़ा सा सॉलिड, सी वाटर लिख सकते हैं, सी वाटर जैसे तुम बता रहे ना चॉक वाटर, वो लिख सकते हैं, दैट इज सॉल्ट वाटर, हाँ, राइट। सी वाटर अपन ने मडी वाटर लिखा और सी वाटर लिखा, अपन ने ये नहीं लिखा कि इलेक्ट्रोलाइट का, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन नहीं लिखा है, राइट ना। तो मडी वाटर, क्योंकि सी वाटर इज अ कोलॉइड और सी वाटर में तो 2.8 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर नमक प्रेजेंट होता है, तो वो तो काफी ज्यादा अमाउंट में हो गया ना। अगर थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे तो बता सकते हैं। बहुत सारा लिक्विड थोड़ा सा सॉलिड, वी कैन राइट दैट ब्लड लिख सकते हैं अपन, है ना। और लाइक दैट वी कैन राइट इमल्शंस, मिल्क लिख सकते हैं अपन, इमल्शन वाला पेंट भी आ सकता है, इमल्शन वाला पेंट वो टी में ऐड वगैरह भी देखते हैं अपन, इमल्शन पेंट, इमल्शन वाला पेंट भी आता है। फिर लिक्विड इन लिक्विड ना, और ठीक है, फोम के लिए अपन क्या लिख सकते हैं, लिक्विड एंड गैस, बहुत सारा लिक्विड और उसमें गैस, तो अपन सोप सोल्यूशन लिख सकते हैं, सोप सोल्यूशन लिख सकते हैं अपन, बहुत सारा लिक्विड और उसमें थोड़ा सा गैस ट्रैप्ड हो। फिर एड्सॉर्ब्ड गैसेस ऑफ द मेटल सरफेस, ऑन मेटल। एरिएटेड ड्रिंक में अपन कहेंगे बहुत सारा लिक्विड और गैस, एरिएटेड ड्रिंक में मतलब CO2 बहुत अच्छे से डिसॉल्व हो जाता है, उसमें दिखता नहीं है। एरिएटेड ड्रिंक में अपन हाँ फ्रूटी वगैरह बोल सकते हैं, बहुत सारा नहीं, वो फ्रूटी भी नहीं आएगा, फ्रूटी आएगा तो लिक्विड लिक्विड में आएगा ना, या लिक्विड सॉलिड में आएगा, क्योंकि वो पार्टिकल साइज दिखता है।
अगर पार्टिकल साइज दिखेगा तभी अपन उसे कोलॉइड बोलेंगे, है ना। तो डिओड्रेंट वगैरह बोल सकते हैं ना अपन, डिओड्रेंट, क्योंकि वो फोम ही तो होते हैं। शेविंग क्रीम अपन बोल सकते हैं, या विप्ड क्रीम, विप्ड क्रीम या शेविंग क्रीम बोल सकते हैं, विप्ड क्रीम। शेविंग क्रीम भी होता है मतलब राइट ना, फोम के जो फोम के फॉर्म में आता है वो बोल सकते हैं। एरोजेल और सॉलिड फोम सेम है, हाँ, एरोजेल एंड सॉलिड फोम विल बी सेम, बिल्कुल। फिर गैस एंड सॉलिड, बहुत सारा गैस और उसमें थोड़ा सा सॉलिड, स्मोक, है ना, डस्ट इन एयर। फिर लिक्विड ना, तो अपन लिख सकते हैं स्मॉग, स्मॉग इसमें आ जाएगा, ये वाला डस्ट इन एयर, उसमें स्मॉग भी आ जाएगा। इसमें अपन फॉग लिख सकते हैं, फॉग लिख सकते हैं, क्लाउड लिख सकते हैं। क्लाउड्स दिखते हैं ना अपन को, क्लाउड्स, व्हाइट क्लाउड्स, है ना, तो विजिबल तो होंगे ही, व्हाइट क्लाउड है तो वो कोलॉइड्स में आएगा, राइट। ठीक है, अपन ने काफी सारे लिखे और आपको ये पता चल गया कि अपन को कभी भी वो नहीं करना चाहिए, ट्रू सोल्यूशन को एक बार ध्यान में रखना चाहिए जब भी अपन कोलॉइड्स के बारे में बताएंगे। तो ट्रू सोल्यूशन अपन को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि ट्रू सोल्यूशन ना बन जाए। तो दीज आर द 8 टाइप्स। इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन अपन से पूछेंगे तो इस वाले पार्ट से पूछते हैं, इस वाले पार्ट से, क्योंकि सॉलिड और गैस तो एरोसॉल अपन को पता ही है, या कई बार अपन से ऐसे पूछेंगे क्लाउड किस टाइप का, राइट ना, कोलॉइड्स होता है, या मिल्क किस टाइप का कोलॉइड होता है, लाइक दैट क्वेश्चन पूछेंगे अपन से। तो टूथपेस्ट किस टाइप का कोलॉइड होता है, तो वो अपन को ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई एक्सेस में डिस्पर्सन मीडियम है, कौन सा डिस्पर्सन मीडियम, कौन सा एक्सेस में होगा। तो जैसे जैम है, फ्रूट जैम, तो फ्रूट जैम में बहुत सारा सॉलिड थोड़ा सा लिक्विड होता है, तो बहुत सारा सॉलिड थोड़ा सा लिक्विड, तो अपन कहेंगे वो जेल में आएगा, राइट। तो उस टाइप से अपन एग्जाम्पल को देख के सोच के बता सकते हैं कि वो किस टाइप का, राइट, कोलॉइड्स है। तो ये आपका क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, पार्टिकल साइज। अब दूसरा अपन चेक कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, जो अपन ने लिखा था। तो अपन लायोफिलिक और लायोफोबिक की बात कर लेते हैं भाई, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर वाली बात कर लेते हैं कि भाई कैसे अपन उसमें बताएंगे। तो लायोफोबिक और लायोफिलिक, एक तो वाटर हेटिंग होता है, दूसरा वाटर अट्रैक्टिंग होता है। मैं इसको हटा रहा हूं, चलो अब अपन चेक कर लेते हैं, दैट इज लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। सो उसको भी अपन ऐसे डिफरेंस में ही लिख लेते हैं, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक सॉल्ट्स, एंड लायोफोबिक सॉल्ट्स। तो पढ़ लेते हैं अपन दोनों, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक सॉल्ट्स। लायोफिलिक क्या होता है और लायोफोबिक क्या होता है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो अब ना इसमें अपन क्या करेंगे, जैसे अपन लिखेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं ऐसे कि अपन क्या क्या डिस्कस करेंगे इसमें, वो भी अपन बना देते हैं। प्रॉपर्टी मतलब कौन कौन से पॉइंट को अपन डिस्कस कर लेते हैं, तो थोड़ा अपन को याद रहेगा, ठीक है ना, वो प्रॉपर्टीज अपन को याद रहेगी। तो प्रॉपर्टी क्या, जैसे ईज ऑफ प्रिपरेशन है, ईज ऑफ प्रिपरेशन मतलब किसको प्रिपेयर करना ज्यादा इजी है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि फोबिक का मतलब है कि सॉल्वेंट से फोबिया है, हम उसे इजीली नहीं बना सकते। लेकिन फिलिक का मतलब है कि इट इज फिलिक, इट फील्स और इट इज वाटर अट्रैक्टिंग और सॉल्वेंट अट्रैक्टिंग, तो इजीली प्रिपेयर हो जाता है। सो दीज आर प्रिपेयर्ड बाय, these are prepared by direct mixing of
of dispersed phase in dispersion medium. Phase in dispersion medium. In dispersion medium. They require special method. Require special method. ठीक है ना? Required special method for preparation. अब ना लायोफिलिक और लायोफोबिक को पढ़ने के लिए कि भाई जैसे आपको याद होगा अपन ने फिजियो एड्सॉर्प्शन और केमी एड्सॉर्प्शन पढ़ा था, तो मैंने आपको दोनों में डिफरेंस याद रखने के लिए एक को स्पंज से डस्टिंग बताया था, एक को कलरिंग ऑफ क्लॉथ बताया था। ऐसे ही कुछ अपन इसमें ध्यान रख लेते हैं, राइट? तो अपन क्या करेंगे, अब थोड़ा सा एग्जांपल मेरा मतलब डेली लाइफ से लेंगे तो अपन को थोड़ा ज्यादा इजी पड़ता है। आप अज्यूम कर लो लायोफिलिक मतलब हो गया जैसे ये बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, कलर्ड मॉलिक्यूल, क्योंकि 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक उनका साइज होता है। तो अपन क्या करेंगे, जैसे आपने घर में देखा होगा जब चपाती बनाने से पहले आटा होता है, फ्लोर होता है, उसमें अपन पानी डालते हैं और वो चपाती बनाने के लिए आटा अपन लगाते हैं। तो घर में सबने देखा होता है, राइट ना? तो मैं क्या करूंगा, मैं लायोफिलिक के लिए वही एग्जांपल ले लेता हूं, बिकॉज जो आटा होगा वो तो स्टार्च होगा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसमें जो अपन लेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे लायोफिलिक में, ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर वाटर लविंग। तो यहां पर मैं लिखूंगा लायोफिलिक मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड, और उसमें भी मैं स्टार्च मतलब आटे वाला एग्जांपल ले रहा हूं, राइट? आटे वाला एग्जांपल ले रहा हूं। इसमें मैं कहूंगा जैसे मेटल सॉल्ट है, इनऑर्गेनिक है, इसमें मैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड लेने वाला हूं और उसमें मेटल का सॉल्यूशन बनाने वाला हूं, मेटल सॉल्ट। तो देखो ऐसे नहीं होता कि मेटल में पानी डालो, मेटल इजीली पानी एब्जॉर्ब कर लेगा और घुल जाएगा, राइट ना? वो अपन को पता है ऐसे मेटल के साथ नहीं होता, किसके साथ होगा? लेकिन अगर हम आटा में पानी डालते हैं तो आटा फट से उस पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसमें अपन ने इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिया हुआ है और मेटल सॉल्ट लिया, मेटल ले लिया। तो अब मेटल क्या होता है, वो तो वाटर हीटिंग होता है। मेटल क्या होता है, वो तो वाटर हीटिंग होगा, भाई वाटर में डिजोल्व नहीं होता मेटल, तो वाटर हीटिंग होता है। तो अगर मुझे मेटल का सोल्यूशन बनाना है तो मुझे स्पेशल मेथड लेने पड़ेंगे, जैसे अपन ने ब्रेडिक्सार मेथड लिखा था, वो मेटल सॉल्ट ही बनाता है। तो ठीक है, मतलब आप आटा में पानी डालेंगे तो जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेगा। तो उसका इजी प्रिपरेशन क्या है कि डिस्पर्स्ड फेज मतलब आटा में आप पानी डालोगे तो डायरेक्ट मिक्सिंग से बन जाता है। तो इसमें स्पेशल मेथड चाहिए, मेटल में पानी डालेंगे तो मेटल घुलता नहीं है इजीली पानी में, राइट? सो इट रिक्वायर अ स्पेशल मेथड। अब इसमें एग्जांपल लिख सकते हैं, कुछ पहले एग्जांपल ही लिख देते हैं। स्कूल में लिखना तो एक पॉइंट तो अपन एग्जांपल का लिख ही देंगे, राइट? तो इसमें अपन स्टार्च लिखा, अपन प्रोटीन लिख लो, एंजाइम लिख लो आप, राइट? कार्बोहाइड्रेट स्टार्च लिखा हुआ है तो मतलब सारे ऑलमोस्ट सारे कार्बोहाइड्रेट आ जाते हैं जब अपन स्टार्च लिखते हैं तो, राइट? ठीक है, फिर गम लिख लेते हैं अपन। ये एग्जांपल आ जाता है जो डायरेक्टली मिक्स कर लेते हैं, मिक्सिंग से प्रिपेयर आ जाएगा। और इसमें एग्जांपल लिखूंगा तो आई विल राइट दैट एग्जांपल। इसमें लिखूंगा तो मेटल सॉल्ट इजीली नहीं बनेगा, मेटल सॉल्ट इजीली नहीं बनता है, दैट रिक्वायर अ स्पेशल मेथड फॉर द प्रिपरेशन। ठीक है, फिर कोलाइडल प्रेसिपिटेट्स है ना, कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ प्रेसिपिटेट, वो इजीली नहीं बनेंगे, अपन को बनाना पड़ेगा, राइट? तो इस टाइप के अपन एक याद रख लेते हैं कि भाई मेटल सॉल्ट से अपन को याद रहेगा। मैं एग्जांपल काफी सारे दूंगा, इसमें अपन मेटल सल्फाइड भी लिख सकते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड भी लिख सकते हैं, राइट? ये जो प्रेसिपिटेट लिखा ना मैंने, सो मेटल सल्फाइड
metal hydroxides, metal hydroxides, एक्सेट्रा। अपन ऐसे कर लेते हैं, ये एग्जांपल होता है उसके colloids of solution of precipitate। तो दूसरा, अब पीजो प्रिपरेशन क्यों होता है? बिकॉज इनका वाटर एब्जॉर्ब करने का टेंडेंसी बहुत ज्यादा होता है, सॉल्वेंट को अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी बहुत ज्यादा होता है। सो अपन हाइड्रेशन लिख देते हैं, ये हाईली हाइड्रेटेड होता है क्योंकि ये तो वाटर अट्रैक्टिंग होते हैं, तो हाईली हाइड्रेटेड होता है, तो नेग्लिजिबल हाइड्रेटेड, मतलब एक तरीके से ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हाइड्रेटेड। वो वाटर अट्रैक्ट ही नहीं करते तो डिजॉल्व कैसे होंगे वाटर में, अट्रैक्ट कैसे करेंगे? ये थर्ड पॉइंट हो गया अपना। फोर्थ पॉइंट वी कैन राइट स्टेबिलिटी। अगर हाइड्रेशन होगा तो एनर्जी लिबरेट ज्यादा होगा, एनर्जी लिबरेट ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, हाईली स्टेबल, लेस स्टेबल, so can be easily precipitated by adding suitable electrolyte, adding suitable electrolyte, मतलब they can be easily precipitated। इनको अपन, ये तो हाईली स्टेबल होता है। रिवर्सिबिलिटी, अपन को एक बात पता है, जैसे अपन ने आटा लगाया ना, उसने पानी एब्जॉर्ब किया था बहुत सारा, इसलिए वो हाइड्रेटेड है, इसलिए वो स्टेबल है, डायरेक्ट मिक्सिंग से बन गया। उनमें ऐसा नहीं होता। आपने का रिवर्सिबिलिटी, जब अपन कभी कभी आटा रख देते हैं ना, वो ड्राई अप हो जाता है, हम क्या करते हैं, थोड़ा पानी डालो वापस उसको डिजॉल्व कर लो। या गम की बात कर लेते हैं, हम क्या करते हैं, जैसे सपोज हमने कोई अपना बॉटल है, फेविकॉल का बॉटल है, वो खुला हुआ छूट गया, वो क्या होगा, ड्राई अप हो जाएगा। आप क्या करो, उसमें थोड़ा पानी डालो, उसको थोड़ा सा वार्म करो, गर्म करो, तो वापस बन जाएगा। टूथपेस्ट है, क्या होता है, कभी कभी उसका कैप टूट जाता है, वो ड्राई अप हो गया, आप क्या करो, थोड़ा पानी डालो, थोड़ा गर्म करो उसे, तो वापस बन जाएगा टूथपेस्ट। मतलब दे आर रिवर्सिबल, दे कैन बी इजीली कन्वर्ट बैक इनटू द colloid by adding a solvent, the dispersion medium, and small heating. So reversible है, these are reversible because, right, they can be convert back into the colloids, back into colloid by adding the dispersion medium, and small heating, थोड़ा सा हीट करें। इनके केस में once they are precipitated, now they will not get converted back into the colloids. Once precipitated मतलब ये है, so once precipitated they cannot convert into the colloids। अपन वापस उनको colloid में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट अपन लिख सकते हैं, then we can write viscosity, लिख सकते हैं। So we know that what is viscosity? Viscosity होता है thickness of the liquid और thickness of the whatever it is। Viscosity जैसे अपन कहेंगे वाटर है और ऑयल है, तो ऑयल इज मोर विस्कस देन वाटर, सो विस्कोसिटी मींस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ज्यादा होगा तो विस्कोसिटी ज्यादा होगा, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बिटवीन द पार्टिकल ज्यादा होगा तो विस्कोसिटी ज्यादा होगा, वी नो दैट। तो अगर हम वाटर में थोड़ा सा आटा मिलाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, सोल्यूशन का थिकनेस तो बढ़ेगा, तो विस्कोसिटी बढ़ेगी।
So the viscosity increases. इस केस में विस्कोसिटी इंक्रीज होगा, बिकॉज एडिंग मतलब अगर एक गिलास पानी लेते हैं उसमें थोड़ा आटा डालते हैं और उसको डिसॉल्व करते हैं तो ऑब्वियसली बात है उसमें इंक्रीज होगी विस्कोसिटी। थोड़ा सा आटा डालने से ही पता चल जाएगा अपन को। बट इस केस में एक गिलास पानी में थोड़ा सा मेटल डालेंगे तो उसकी विस्कोसिटी थोड़ी चेंज होगी, इट विल बी नियरली सेम होगा, उतना ही रहेगा जितना पानी का विस्कोसिटी। सो इस केस में विस्कोसिटी रिमेन सेम, रिमेन सेम एज डिस्पर्सन मीडियम। जितना डिस्पर्सन मीडियम का विस्कोसिटी था इस केस में उतना ही रहेगा, इस केस में चेंज होगा, राइट। और सरफेस टेंशन भी पढ़ लेते हैं। सरफेस टेंशन, इस केस में सरफेस टेंशन विल डिक्रीज, इट डिक्रीजेस फॉर डिस्पर्सन। अपन क्या कहेंगे भाई ये कैसे डिक्रीज हो गया, तो अपन कहेंगे देखो हुआ क्या, अगर अपने पास मान लेते हैं वाटर है तो इसके सरफेस पे, इधर सरफेस पे वाटर वाटर का इंटरेक्शन होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, होगा ना, वाटर वाटर का इंटरेक्शन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। तो वाटर वाटर का अगर अट्रैक्शन होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, राइट, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसे होता है, दैट्स व्हाई वाटर इज अ लिक्विड बिकॉज़ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब अपन इसमें आटा डालेंगे तो ये आटे के पार्टिकल्स इधर आना शुरू हो जाएंगे, आटे के पार्टिकल्स, तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन। इनका अट्रैक्शन कम होगा तो इनके बीच का जो टेंशन बन रहा था, मतलब ये अट्रैक्शन का टेंशन बन रहा था, वो अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो सरफेस पे जो वाटर वाटर का इंटरेक्शन था वो कम हो जाएगा। द वाटर वाटर का जो अट्रैक्शन था सरफेस पे उसी को अपन बोलते हैं सरफेस टेंशन, तो वो तो कम हो जाएगा फिर। लेकिन मेटल के ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो तो नीचे जाके डिपॉजिट हो जाएगा, डिसॉल्व होता ही नहीं वाटर। तो अपन कहेंगे इस केस में सरफेस टेंशन रिमेन सेम, दैट विल रिमेन सेम एज दैट ऑफ डिस्पर्सन मीडियम, वो उतना ही रहता है जितना डिस्पर्सन मीडियम था, राइट। अब अगर अपन मान लो इसमें ऑन इलेक्ट्रोलाइट मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइसिस का मीनिंग सबको पता है, वो इलेक्ट्रोड कैथोड एनोड लगाओगे आप, तो अगर इनमें चार्ज होगा तो वो किसी इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे। लेकिन अपन सबको पता है जो आपने लिखा हुआ है यहां, ये सब के सब नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, जबकि यहां पर आप इलेक्ट्रोलाइट लिख रहे हो, उन पे चार्ज होता है। तो ये सब जो एग्जांपल आपने हमें दिए थे नेचर ऑफ सब्सटेंस के, वो तो सारे के सारे क्या होंगे, और एग्जांपल की जगह आप नेचर ऑफ सब्सटेंस लिख सकते हो कि यहां पर किस नेचर का डिस्पोज्ड फेज होता है और यहां किस नेचर का डिस्पोज्ड फेज होता है। तो electrolysis since they all are non-electrolytes, so they do not migrate towards any electrode. No migration towards any electrode. Do not migrate towards any electrodes. They do not migrate towards any electrode. But यहां पर अगर अपन चेक करेंगे तो they will migrate towards the electrode, lyophilic, lyophobic. So because they are metal sulfide, they are electrolytes, they migrate towards the respective electrode, oppositely charged electrode. So they migrate towards opposite charge electrodes, क्योंकि इन पे तो चार्ज होगा। अगर जैसे मेटल सल्फाइड है, दे आर नेगेटिवली चार्ज, तो वो अगर नेगेटिवली चार्ज है तो एनोड की तरफ माइग्रेट करेंगे। मेटल हाइड्रोक्साइड दे आर पॉजिटिवली चार्ज, तो फिर वो कैथोड की तरफ माइग्रेट करेंगे, क्योंकि अगर इस पे नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ माइग्रेट करेगा, और मेटल हाइड्रोक्साइड पे अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो मेटल हाइड्रोक्साइड पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड कैथोड की तरफ माइग्रेट करेगा। सो these are few difference। अगर आपको लायोफिलिक, मोस्टली क्वेश्चन अपन को लायोफोबिक से आता है, क्योंकि लायोफिलिक कैन बी इजीली पता है,
थोड़ा सा आप सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी का ध्यान रखना कि सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी में अपन को क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, ये अपना लायोफिलिक और लायोफोबिक है। अब क्लासिफिकेशन में अपन ने मेथड लिखा था, दैट इज लायोफोबिक कैसे बताएंगे अपन और लायोफिलिक कैसे बताएंगे। तो अगर हमें क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन व्हाट इज लायोफोबिक या लायोफिलिक, आप ये सारा पार्ट लिख सकते हो उसमें, राइट। तो अपन इसको हटा देते हैं और फिर अपन चेक करते हैं आगे, दैट इज मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक, है ना। क्योंकि लायोफिलिक तो इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं, तो लायोफोबिक में अपन ने लिखा था ना, दैट इज कंडेंसेशन मेथड एंड डिस्पर्शन। तो अपन कंडेंसेशन मेथड को पहले डिस्कस करते हैं। सो प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक सॉल्ट्स, ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक, एक तो अपन ने लिखा था कंडेंसेशन मेथड, है ना। एक अपन ने लिखा हुआ है दैट इज अ कंडेंसेशन मेथड। एक तो अपन ने लिखा हुआ है दैट इज अ कंडेंसेशन मेथड। पहले तो कंडेंसेशन मेथड लिख लेते हैं। तो दैट इज अ कंडेंसेशन मेथड। कंडेंसेशन मेथड में अपन ने केमिकल कंडेंसेशन लिखा पहले, तो राइट, केमिकल कंडेंसेशन, केमिकल मेथड्स। अभी केमिकल मेथड्स में वी हैव रिटन फ्यू मेथड्स, हाइड्रोलिसिस, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, लाइक दैट वी हैव, राइट। तो पहले अपन वही लिख लेते हैं, दैट इज डबल डिकम्पोजिशन। हमें ये रिएक्शंस याद रखने हैं, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डबल डिकम्पोजिशन में जनरली तो मतलब अपन और भी लिख सकते हैं एग्जांपल्स, लेकिन एक ही एग्जांपल बार बार अपन से पूछते हैं। तो आप इसमें H2S आर्सेनिक ऑक्साइड है, आर्सेनस ऑक्साइड को AS2O5 को H2S से रिएक्ट करना, या 3 भी लोगे तो भी चलेगा, 5 भी लोगे तो भी चलेगा, दोनों ही प्रेसिपिटेट है, राइट। भी चलेगा तब भी वी कैन राइट। अब इसको अगर अपन लिखेंगे ना, तो H2S पास करने से इसका सल्फाइड बनेगा AS2S5 प्लस H2। तो इसको बैलेंस कर देते हैं, 3 ऑक्सीजन है तो थ्राइस लिख लेते हैं, तो थ्राइस आ जाएगा, विल गेट द। अभी जो ये बनेगा ये येलो कलर का सोल्यूशन होता है और वो ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, तो उसमें पार्टिकल साइज का जो रेंज होगा ना, राइट, जो पार्टिकल साइज का रेंज होगा वो अपन चेक करेंगे। और लायोफोबिक सिर्फ मेटल होता है, इसलिए किसने कहा कि लायोफिलिक सिर्फ मेटल होता है, लिखा तो था मेटल सल्फाइड और मेटल हाइड्रोक्साइड वगैरह, राइट ना। तो सिर्फ वो होता है, ये मेथड बता तो रहा हूँ प्रिपरेशन का, भी तो बहुत सारा बताऊंगा। अब इसमें ही मैं 10 लिख सकता हूँ, तो जितने भी सल्फाइड्स होंगे वो सारे के सारे अपन क्या बता देंगे, राइट ना। सो वी गॉट दैट AS2O3 H2S के साथ रिएक्ट करेंगे तो we'll get that this is a yellow color solution, so yellow colloids, ये colloidal solution। तो जितने भी सल्फाइड्स होते हैं वो सारे के सारे येलो कलर के साथ होते हैं। तो AS2 आप इधर जो अगर ऑक्सीजन 5 लोगे तो वहां सल्फर 5 लिखूंगा, अगर ऑक्सीजन 3 लिया तो वहां सल्फर 3 लिखूंगा, ठीक है। अब मैं इससे भी बना सकता हूं, वैसे तो कैडमियम ऑक्साइड है मेरे पास, फिर H2S पास कर देता हूं, उससे भी कैडमियम सल्फाइड बनेगा, ये भी येलो पीपीटी होता है। मैं एंटीमनी ऑक्साइड ले सकता हूं, मतलब ये बहुत सारे ऑक्साइड को मैं H2S से रिएक्ट करवा के, जो स्कूल में प्रैक्टिकल्स होते हैं कैटाइंस और एनाइंस, उसमें सेकंड ग्रुप में जितने भी सल्फाइड आप बनाओगे वो सबके सब कोलॉइड सॉल्यूशंस होते हैं। लेकिन मैंने आपसे कहा सबसे ज्यादा अपन से ये पूछा जाएगा आर्सेनिक वाला, इसलिए मैं ज्यादा मतलब अब नहीं लिख रहा है उसको, ठीक है। अब लिख लिया है तो इसको लिख ही देता हूं, वरना मतलब अपन को उतना जरूरत नहीं है। ये एंटीमनी सल्फाइड इज ऑफ ऑरेंज सॉलिड, ये ऑरेंज सॉल्यूशन होता है, ऑरेंज कलर्स, ये भी येलो होता है, कैडमियम भी येलो होता है, सॉल दैट इज
ठीक है, दूसरा अपन लिख सकते हैं दैट इज रिडक्शन लिख लेते हैं। रिडक्शन में मोस्टली अपन से बताएंगे वो अपन AuCl3 का राइट ना, AuCl3 होगा उसका रिडक्शन करेंगे, यूज करेंगे फॉर्मेल्डिहाइड और H2O, तो इट विल फॉर्म दिस इज अ फॉर्मेल्डिहाइड, दिस इज AuCl3, इससे मेटल सॉल्ट बनेगा। तो ये मेटल सॉल्ट बनेगा, इससे रिड्यूस किया मैंने मेटल को, गोल्ड सॉल्यूशन को, दिस इज अ गोल्ड सॉल्ट, ये Au है, और ये बनाएगा फॉर्मिक एसिड और बनेगा अपने पास HCl। तो आप इसे ऐसे ले सकते हो, ठीक है, बैलेंस भी कर सकते हैं अपन जरूरत पड़े तो मैं इसको ऐसे बैलेंस करता हूँ। सो दैट इज हाउ वी गेट द मेटल सॉल्ट। थर्ड वी कैन राइट दैट ऑक्सीडेशन लिख लेते हैं अपन। ऑक्सीडेशन ऑफ H2S होगा, उसे SO2 से रिएक्ट करेंगे, विल गेट द सल्फर कोलाइड्स। गोल्ड का जो सॉल्यूशन होता है वो रेड कलर का होता है, आप ये रेड होता है गोल्ड का जो सॉल्यूशन होता है, और सल्फर सॉल्ट जो होगा दिस विल बी व्हाइट कलर ना, सो थोड़ा सा अपन लिख सकते हैं ग्रेइश व्हाइट ना, ठीक है, व्हाइट PPT लिख सकते हैं इसको, और बनेगा H2O। तो वी कैन राइट दैट, इसको ट्रेस कर लेते हैं। तो मैं इसको, एक सल्फर इधर हो गया, एक सल्फर इधर, तो ट्रेस चाहिए मुझे, तो ये हो जाएगा ट्वाइस। लो भाई आ गया अपने पास ये, तो लाइक दैट वी कैन राइट। तो ये व्हाइट कलर का व्हाइट PPT व्हाइट कलर होगा, जैसे मिल्क होता है वैसे मिल्की व्हाइट। और हाइड्रोलिसिस में वी कैन राइट FeCl3, इसको अपन ये हाइड्रोलिसिस बोलते हैं अपन इसको, ठीक है। सो FeCl3 को अपन रिएक्ट करवाएंगे, दैट इज हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर का साथ रिएक्शन। सो हाइड्रोलिसिस में जो रिएक्शन होगा वो वाटर का रिएक्शन होगा, हाइड्रोलिसिस में जो रिएक्शन होगा वो वाटर का रिएक्शन होगा। हाइड्रोलिसिस में जो रिएक्शन होगा वो वाटर का रिएक्शन होगा। ठीक है, सो फेरिक हाइड्रोक्साइड बनेगा, दैट इज अ ब्राउन कलर PPT, ब्राउन कलर का बनेगा, और विल राइट लाइक दिस H2 HCl। इवन एल्यूमिनियम क्लोराइड भी ले सकता हूँ, क्रोमियम क्लोराइड भी ले सकता हूँ। एल्यूमिनियम होगा तो जिलेटिनस व्हाइट होगा, क्रोमियम होगा तो ग्रीन कलर होगा। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी लिख सकता हूँ मैं, अब AlCl3 लिखना पड़ेगा, मतलब इसी में ना हाइड्रोलिसिस में AlCl3 होगा तो वाटर के साथ अपन को एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, और रिएक्शन आप ऐसे बैलेंस कर देना। अब ऐसे ही ना लिख दो, इसलिए मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि मैं मैक्सिमम वही रिएक्शन लिखूंगा जो अपन से पूछेंगे, वरना आई कैन राइट मेनी रिएक्शंस ना, आप 10-10 रिएक्शन लिख सकते हैं सभी में। एल्यूमिनियम क्लोराइड जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे अपन, तो जिलेटिनस व्हाइट PPT बनेगा। स्कूल में भी अपन को प्रैक्टिकल में ये करवाते हैं, जिलेटिनस व्हाइट PPT बनेगा। और अगर अपन क्रोमियम लेते हैं CrCl3 तो ग्रीन कलर का बनेगा। तो ये ग्रीन, सो ग्रीन कलर सॉल्व करेंगे, ठीक है। दिस इज केमिकल कंडेंसेशन। एक अपन ने फिजिकल मेथड के बारे में कहा था, फिजिकल कंडेंसेशन। फिजिकल कंडेंसेशन में एक तो अपन ने पढ़ा था एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट, है ना, पहले ये लिख लो फिर अपन एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट की बात करते हैं। वैसे एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट और एक्सेस ऑफ कूलिंग से कभी कोई क्वेश्चन तो आता नहीं है, बस एक मतलब ये वर्ड के मीनिंग देख लेंगे अपन, व्हाट इज एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट एंड व्हाट इज
एक्सेसिव कूलिंग, तो वो अपन देख सकते हैं व्हाट डज दे मीन। वैसे जो फर्स्ट रिएक्शन लिखा हुआ है वही अपने लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि बाकी मैंने आपसे कहा कि अपन तो बस इतना जरूरत पड़ेगा, सारे सल्फेट जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। हो गया ना। अब देखो एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट में अपन क्या करेंगे, द ट्रू सोल्यूशन was added in excess of different solvent। ठीक है ना, डिफरेंट सॉल्वेंट से अपन एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट एक्सचेंज करते हैं। एग्जांपल लेते हैं, सल्फर जो होता है ना, सल्फर डिजॉल्व इन अल्कोहल फॉर्म्स ट्रू सोल्यूशन। सल्फर जो होता है वो वाटर में अगर अपन डिजोल्व करेंगे तो ट्रू सोल्यूशन बनता है। अब इस ट्रू सोल्यूशन को जो अपन ने बनाया ना, उसको एक्सेस ऑफ वाटर में डाल दो इस सोल्यूशन को, तो सल्फर तो वाटर में डिजोल्व होता नहीं है, क्योंकि एक्सेस में आ गया वाटर। एक्सेस में होगा तो सल्फर तो वाटर में डिजोल्व होता नहीं है, तो ये सल्फर के जो पार्टिकल्स है ना वो एग्रीगेट होना शुरू हो जाते हैं, आपस में स्टिक होना शुरू हो जाता है, और वो स्टिक होते होते एक बड़ा साइज पार्टिकल का बन जाता है जो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के रेंज में होता है। So sulfur dissolve in forms a true solution which when dissolving, which when added in excess of water, forms colloidal size particle of sulfur. Particle of sulfur due to aggregation. Due to aggregation of molecules. Due to aggregation of those particles ना, वो आपस में जुड़ते जाएंगे तो वो एक बड़े साइज का पार्टिकल बन जाएगा, वो एक बड़े साइज का पार्टिकल बन जाएगा। दैट इज कॉल्ड राइट ना सल्फर सॉल्ट। दिस इज द सल्फर सॉल्ट। इसको कहते हैं अपन एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट। तो एक अपन कोई बना लेते हैं, मतलब, और एग्जांपल में भी मोस्टली अपन से यही पूछेंगे। तो दूसरा एक्सेसिव कूलिंग कैसे होता है, तो अपन क्या करते हैं, एग्जांपल सीधे लिखते हैं, वाटर डिसॉल्व इन। एक्सेसिव कूलिंग का मतलब आप काफी ठंडा करने वाले हो, सो वाटर डिसॉल्व इन, वाटर एडेड इन एक्सेस ऑफ, या तो क्लोरोफॉर्म ले लो या ईथर ले लो। When solution cools is cooled, water convert into the particle of ice in the colloidal range. Water converts to
ice particle of colloidal range. तो अपन ने क्या लिखा, water added in excess of chloroform or ether, they are non-polar solvent ना, water तो उसमें easily dissolve होगा नहीं, water is very less soluble in those, insoluble बोलते हैं। अगर अपन से कोई पूछेगा वाटर क्लोरोफॉर्म या ईथर में डिसॉल्व होता है, नहीं भाई नहीं होता, दे आर नॉन पोलर सॉल्वेंट, वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट। तो ईथर, व्हेन सॉल्यूशन इज कूल्ड, द वाटर कन्वर्ट्स, द वाटर पार्टिकल कन्वर्ट्स द इनटू आइस पार्टिकल ऑफ कोलाइडल रेंज। तो आइस के छोटे छोटे पार्टिकल्स बन जाते हैं उसमें, तो वो थिक हो जाता है सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड एक्सेसिव कूलिंग, राइट। इसको अपन कहते हैं एक्सेसिव कूलिंग। तो कूल करने से वाटर जो है वो कोलाइडल रेंज के पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एक्सेसिव कूलिंग। ठीक है। सो दिस इज अबाउट द lyophobic, right ना, कंडेंसेशन मेथड। नाउ वी कैन राइट द कंडेंसेशन मेथड के बाद वी कैन सी दैट डिस्पर्शन मेथड, हमने डिस्पर्शन मेथड भी लिखा था, कंडेंसेशन भी लिखा था, तो लाइक वी शुड राइट द डिस्पर्शन मेथड। तो चलो भाई डिस्पर्शन मेथड की बात करते हैं। ठीक है, इसको खत्म करो, फिर डिस्पर्शन मेथड लिखते हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक की बात करते हैं। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू राइट दैट डिस्पर्शन मेथड। तो एक तो करने पड़ा था, दैट इज मैकेनिकल डिस्पर्शन। मैकेनिकल डिस्पर्शन मेथड, मैकेनिकल डिस्पर्शन मेथड्स में क्या होता है ना, तो वी ऑल नो दैट, तो भाई देख मैकेनिकल डिस्पर्शन का मतलब हो गया, जैसे अपन एग्जांपल लिया था लायोफिलिक का, तो अपन ने वाटर में ऐड किया था आटा, तो अपन क्या कहेंगे भाई, मैकेनिकल डिस्पर्शन का मतलब होता है अगर कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाना है तो आप आटा से पानी में डाल के कोलॉइड्स बना रहे हैं। आटा कैसे बना, तो कहेंगे व्हीट को फ्लोर मिल में डाला, पार्टिकल साइज कन्वर्ट हो जाता है। भाई आपको पता है ना, घर में सबको पता है, दलिया भी होता है और आटा भी होता है। दलिया में पार्टिकल साइज बड़ा होता है, देयर इज अ सस्पेंशन है, और आटा कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाएगा। समझ में आया ना डिफरेंस। तो हम क्या करेंगे, हम व्हीट को फ्लोर मिल पे लेके जाएंगे और चक्की पे लेके जाएंगे, उसको बोलेंगे भाई इसको आटा में कन्वर्ट कर दो। वो क्या करेगा, वो क्रश करके पार्टिकल साइज कोलॉइडल रेंज में ले आएगा, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के रेंज में, और फिर हम उसे पानी में डाल के कोलॉइड बना देंगे। हो गया मैकेनिकल डिस्पर्शन मेथड। क्या किया अपन ने, व्हीट लिया, फ्लोर मिल पे लेके गए, चक्की पे लेके गए, उसने क्रश करके हमको दे दिया, तो मैकेनिकल प्रोसेस हो गया, हमने पानी में डाल के कोलॉइड बना दिया, हो गया मैकेनिकल। ठीक है ना, तो उसी को कहते हैं अपन मैकेनिकल डिस्पर्शन। तो उसी को मैं लिख देता हूं, लार्ज साइज मतलब व्हीट, so the large size particle are converted into colloidal size 1 to 1000 nanometers by crushing the
crushing them between the two circular disc moving at high speed in opposite direction. तो हम क्या करते हैं, फिर चक्की पे लेके जाते हैं और वो चक्की पे जो प्लेट्स होते हैं हाई स्पीड पे वो प्लेट रोटेट करते रहते हैं, दो प्लेट है ना, ऐसे दो प्लेट होते हैं और इन प्लेट के बीच में फिर क्या करते हैं, ये तो दो प्लेट्स हो गए रोटेटिंग इन द हाई स्पीड, इसका रोटेशन इस डायरेक्शन में होगा तो इसका रोटेशन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। हम इसमें क्या करते हैं, जो हमारा वीट होता है, अब ऐसा नहीं लिखना, वीट का पार्टिकल साइज थोड़ा बड़ा होता है, हम इसको इसके अंदर डालते हैं और ये क्रश करके छोटे छोटे पार्टिकल में हमको बाहर देता है। That is called mechanical dispersion, right? So example हो गया अपने लिए, wheat crushed into starch, आटा, and then this is dissolved in water. To get colloidal solution हो गया। अब वो अपने वर्ड्स में अपने आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बी अपन इलेक्ट्रिकल डिस्पर्शन, अभी इलेक्ट्रिकल डिस्पर्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रिकल डिस्पर्शन के लिए ऐसे कर लेता हूं। दिस इज बाय ब्रेडिग्स आर्क मेथड, arc method for preparation of metal salt, for preparation of metal salt. एग्जाम्पल ले लेते हैं मेटल सॉल्ट में, जैसे गोल्ड है, सिल्वर सॉल्ट है, लेड है, कॉपर है, एक्सेट्रा। तो इस टाइप के मेटल सॉल्ट को अपन प्रिपेयर कर लेते हैं ब्रेडिग्स आर्क मेथड से, ठीक है। तो चलो ब्रेडिग्स आर्क मेथड को लिख डालते हैं। व्हाट इज ब्रेडिग्स आर्क मेथड? अपन क्या करेंगे, देखो एक डायग्राम, ठीक है, और इसमें एक और छोटा सा ऐसे कंटेनर बना लेते हैं। थोड़ा छोटा, उसको अंदर वाले को थोड़ा छोटा बड़ा ही बनाना चाहता था, थोड़ा दिखे तो, अब इसको ऐसे बना। चलो पहले अपन तो अंदर वाला जो एक बीकर है उसको पहले देखते हैं अपन, वो मेन है हमारे लिए। अपन क्या करेंगे, इसमें वाटर फिल करेंगे, ये वाटर प्लस मेटल। अब अपन कहेंगे वाटर में मेटल डालोगे सर तो वो तो नीचे आके ऐसे बैठ जाएगा, दीज आर मेटल पार्टिकल, ये मेटल है। अपन क्या करेंगे, इसमें आर्क यूज करते हैं अपन, ये बंद कर देता हूं मैं। आर्क यूज करने का मतलब है कि अपन यहां पर ऐसे एक आर्क यूज करेंगे। आर्क मतलब वो पॉजिटिव और नेगेटिव, ये अब आर्क का मतलब होता है कि जैसे अपन ना दो वायर लेते हैं और फिर उनका स्पार्किंग करें। जब दो वायर को आप पास लेके जाओगे तो उनमें स्पार्किंग प्रोड्यूस होगा, ऐसे उसको बोलते हैं अपन आर्क। अभी बीच में अपन क्या करते हैं, इनमें मेटल रखते हैं और दोनों तरफ से ऐसे वायर को टच करते हैं तो स्पार्किंग होगी। आर्क में बहुत हाई टेम्परेचर जनरेट होता है, आर्क में बहुत हाई टेम्परेचर जनरेट होता है, राइट। तो जब यहां पर आर्क प्रोड्यूस होगा ना, ये जब यहां पर ऐसे एक आर्क प्रोड्यूस होगा ना, ऐसे इन दोनों के बीच में एक आर्क प्रोड्यूस होगा, राइट।
तो जब वहां पर आर्क प्रोड्यूस होगा तो बहुत हाई टेम्परेचर होगा, बहुत हाई टेम्परेचर होगा तो ये मेटल पार्टिकल जो है ना वो वेपराइज होंगे, ये मेटल पार्टिकल है जो वेपराइज हो गया है। अपन हीट करके नहीं कर सकते मेटल को वेपराइज, व्हाई इट इज सो, क्योंकि उससे पहले वाटर सारा वेपरेट हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि वाटर वेपरेट ना हो, तो जिस जगह स्पार्किंग होगा वाटर बस उसके आसपास ही थोड़ा गर्म होगा, बाकी जगह वाटर गर्म नहीं होने वाला, इसलिए अपन आर्क यूज कर रहे हैं। तो उस स्पार्किंग से मेटल क्या होगा, वेपराइज होगा, और जब मेटल वेपराइज होगा तो अपन क्या करेंगे, उसे उस कंटेनर को, जब मेटल वेपराइज हो जाएगा तो उस कंटेनर को अपन आइस बॉक्स में रख देंगे। तो ये सारे आपस में, सारे के सारे बहुत सारे एग्रीगेट नहीं हो पाएंगे, लेकिन बाय द टाइम जब आप उसे रख रहे होगे आइस में, तो थोड़े बहुत पार्टिकल जो मेटल पार्टिकल्स है वो आपस में एग्रीगेट होंगे। जब वो आपस में एग्रीगेट होंगे तो वो कोलाइडल रेंज में पार्टिकल बनाएंगे। तो अपन बता देंगे भाई कि इधर when arc is produced, when the arc is produced, the metal gets, है ना, मेटल वेपराइज, जो मेटल होगा वो वेपराइज होगा, तो यहां से मेटल वेपराइज होगा ऑन कूलिंग in ice bath, the metal condensate, the metal condense into the particle size of colloidal range. colloidal range. अगर गोल्ड होगा तो यहाँ गोल्ड पार्टिकल रखे होंगे, और गोल्ड वेपराइज होकर जब वो कोलॉइड बनाता है तो रेड कलर का होता है, तो ये सोल्यूशन रेड कलर का सोल्यूशन बन जाएगा, तो अपन को पता चल जाएगा कि मेटल सॉल्व कर गया। स्मॉल अमाउंट ऑफ अल्कली इज एडेड, अमाउंट ऑफ, थोड़ा सा अल्कली ऐड करेंगे, अल्कली इज एडेड, अल्कली मतलब KOH इज एडेड to increase the conductivity, of solution. वो कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए अपन थोड़ा सा KOH भी ऐड करें। अब जब स्पार्किंग हो रही होती है ना, तो पहले आप इतना लिख लो, उसके बाद मतलब मैं बताऊंगा, पहले ये खत्म कर लो, लिख लो, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ कि मुझे एक और सेंटेंस इसमें एक बात और बतानी है, ठीक है, तो इसलिए आप पहले ये लिख लो, फिर मैं उसमें लिख देता हूँ। ब्रेडिंग आर्क मेथड अपन को स्कूल में एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है, ये तो नहीं आएगा मैकेनिकल डिस्पर्शन में, क्या क्रश करके कोलॉइडल पार्टिकल में सीधा कन्वर्ट किया और बस हो गया।
हो गया। अरे आर्क जनरेट हुआ ना, ये स्पार्किंग किया ना दो रॉड को, ये था ना पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रोड को टच किया ना तो आर्क बनेगा ना वहां पर, राइट। जब पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड को वायर को, दो वायर घर में देख लो आप, ऐसे स्पार्किंग होता है तो दो आर्क जनरेट हो जाएगा। अच्छा, जब अपन इसमें ना गोल्ड डाल रहे थे और पानी डाल रहे थे, जब उसमें ना वेसल में अपन पानी डाल रहे थे और गोल्ड पार्टिकल डाल रहे थे, अपन ने आर्क प्रोड्यूस किया यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड को इनको आपस में पास लाके, तो यहाँ पर इनके बीच में एक आर्क प्रोड्यूस हुआ। तो जब अपन इसको बंद कर रहे थे तो इसके अंदर ऑक्सीजन भी था। इनमें से कुछ ऑक्सीजन ऐसे होता है जो O2 में कन्वर्ट होता है, ऑक्सीजन एटम में कन्वर्ट होता है, सिंस आर्क तो अपन प्रोड्यूस कर ही रहे हैं और वाटर में भी थोड़ा बहुत ऑक्सीजन होता है, तो ये ऑक्सीजन कन्वर्ट हो जाता है किसमें, O2 पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन, ऐसे इलेक्ट्रॉन दे देता है। मतलब यहाँ पर जो O2 प्रेजेंट होगा ऊपर और इधर जो O2 प्रेजेंट होगा इसके अंदर, वो भी स्पार्किंग की वजह से ऑक्सीजन ऑक्सीजन एटम में ब्रेक हो जाता है। और जो ऑक्सीजन एटम होता है वो स्पार्किंग की वजह से आयनाइज भी हो जाता है, तो इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो जाते हैं। और वो जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं ना, वो गोल्ड पार्टिकल पे आके चिपक जाते हैं। वो क्या करता है, गोल्ड पार्टिकल पे आके चिपक जाते हैं। तो गोल्ड पे जो चार्ज आ जाएगा, मतलब मेटल सॉल्ट पे जो चार्ज आएगा वो कौन सा चार्ज आ जाएगा, तो अपन कहेंगे नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज कहां से आता है, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन से आता है नेगेटिव चार्ज। तो अपन वही बात लिखनी थी मुझे कि द मेटल सॉल्ट्स आर नेगेटिवली चार्ज because the oxygen atom present, oxygen molecule, due to the oxygen molecule present inside, present in air, है ना, in air converts to, अब बाकी अपन वो प्रोसेस लिख देते हैं भाई, O2 मॉलिक्यूल है, O2 एटम में कन्वर्ट हो गया, देन O2 एटम है तो O पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो गोल्ड मेटल सॉल्ट है जब वो कंडेंस होगा तो वहां पर सरफेस पे क्या आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, इसलिए इलेक्ट्रॉन के मेटल सॉल्ट क्या होंगे, नेगेटिवली चार्ज सॉल्ट होंगे। तो लिख दो भाई कि मेटल सॉल्ट पे जितने भी मेटल सॉल्ट अपन बनाएंगे वो सबके सब पे क्या चार्ज होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा। मेटल सॉल्ट्स आर नेगेटिवली चार्ज सॉल्ट्स, तो सारे के सारे नेगेटिवली चार्ज सॉल्ट्स हो जाएंगे। तो अपन ने मेटल सॉल्ट तो सिर्फ इलेक्ट्रिकल डिस्पर्शन में बनाया। जैसे कोई पूछ रहा था ना अपन से कि सर मतलब क्या मेटल सॉल्ट ही होते हैं लायोफोबिक, नहीं, ये भी लायोफोबिक, ये लायोफिलिक था, ये लायोफोबिक है। अभी फिर पेप्टाइजेशन में अपन लायोफोबिक बनाते हैं। तो सी अपन ने पढ़ा था पेप्टाइजेशन, पेप्टाइजेशन लिखा था अपन ने सी में, डिस्पर्शन मेथड में एक और थर्ड मेथड लिखा था अपन ने पेप्टाइजेशन। तो पेप्टाइजेशन भी देख लेते हैं, पेप्टाइजेशन से काफी क्वेश्चन आता है ना, मतलब ये वर्ड जो पेप्टाइजेशन है, इलेक्ट्रिकल डिस्पर्शन है, लायोफिलिक, लायोफोबिक, इस टाइप से काफी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो पेप्टाइजेशन होता है, इट इज अ प्रोसेस, द फिनोमेना of passing the precipitate into colloidal salt, into colloidal solution by addition of suitable electrolyte, addition of suitable electrolyte is called पेप्टाइजेशन। इसको अपन कहते हैं पेप्टाइजेशन। तो देख लेते हैं किसी भी प्रेसिपिटेट को अपन कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो मेथड क्या होता है, पेप्टाइजेशन मेथड। पेप्टाइजेशन तो मेथड होगा, तो कोई एक प्रेसिपिटेट लेते हैं और उसे कन्वर्ट करते हैं।
अभी व्हाट विल हैपन, जैसे एक एग्जांपल लिखते हैं, मेरे पास गिवन है, सपोज करते हैं कि भाई मेरे पास था के आई, ठीक है, और मैं के आई में ऐड करूंगा AgNO3, मैं के आई में ऐड करूंगा, एक्वा सोल्यूशन ऑफ के आई है मेरे पास, और इसमें मैं ऐड करूंगा AgNO3, इसका भी एक्वा सोल्यूशन है। तो AgI का तो येलो पीपीटी होता है, ब्राइट येलो पीपीटी, तो इसमें AgI का ब्राइट येलो पीपीटी बनेगा, येलो पीपीटी होता है ऑफ AgI प्लस KNO3 बन जाएगा। बाकी वो तो डबल डिस्प्लेसमेंट जैसे हो गया, पर AgI का प्रेसिपिटेट बन गया और प्लस KNO3 बन गया, वो अपन बैलेंस करके बता सकते हैं प्लस KNO3। अब होता क्या है, इसमें लिख भी देता हूं मैं, KNO3 लिख देता हूं, भाई ये रिएक्शन हो गया। अब इसमें जो AgI होगा, मतलब अपन ने क्या किया कि एक प्रेसिपिटेट बना लिया इसे, ठीक है, अपन ने सोल्यूशन लिया, दोनों को ऐड किया, तो सोल्यूशन में K पॉजिटिव NO3 नेगेटिव रहेगा, और इसमें AgI होगा, AgI का पीपीटी होगा यहाँ पे, ये पीपीटी बन गया अपने पास, क्योंकि वो तो प्रेसिपिटेट बनेगा, ब्राइट येलो पीपीटी सोल्यूशन में नीचे डिपॉजिट हो जाएगा। आपने स्कूल में थोड़े बहुत प्रैक्टिकल्स किए भी होंगे। अब अगर मान लो मैं इन दोनों में से किसी एक को एक्सेस में लेना होगा, इन दोनों में से किसी एक को एक्सेस में लेना होगा, अगर आपको पेप्टाइजेशन प्रोसेस करना है तो उसी को पेप्टाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। मान लो मैं KI को एक्सेस में लेता हूं, अगर मैं KI को एक्सेस में लूंगा तो फिर इसका जो I नेगेटिव है वो इसके Ag पॉजिटिव के साथ और अट्रैक्शन शो करेगा और उससे रिएक्ट करना चाहेगा, राइट ना, इसका I, क्योंकि इसको एक्सेस में लिया अपन ने ये अज्यूम कर लिया, मैंने आपसे कहा था कि दोनों में से किसी एक को एक्सेस में लेना होगा आपको कोलोइडल सॉल्यूशन बनाने के लिए, प्रेसिपिटेट बनाने के लिए तो बन गया आपको। तो इन दोनों में से मान लेते हैं कि इसको एक्सेस में लिया मैंने KI को, तो ये जो I नेगेटिव है ये इस थोड़ा तो रिएक्ट कर गया, ये एक्सेस में जो I नेगेटिव है वो इस सिल्वर से इधर की तरफ से वो सिल्वर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहेगा। तो सोल्यूशन में जो एक्सेस में I नेगेटिव है ना, सोल्यूशन में जो एक्सेस में I नेगेटिव है सोल्यूशन के अंदर, वो I नेगेटिव इस Ag पॉजिटिव को अट्रैक्ट करना चाहेगा, Ag पॉजिटिव। तो यहां पर जो I नेगेटिव होंगे ना सोल्यूशन में, वो सोल्यूशन में वो I नेगेटिव, क्योंकि वो तो एक्सेस में है, तो वो इस Ag को क्या करेंगे, धीरे धीरे अट्रैक्ट करके, इसको अट्रैक्ट करते करते यहां पर AgI के मॉलिक्यूल को लिफ्ट करके सोल्यूशन में ले जाएंगे, क्योंकि वहां पर अट्रैक्शन की वजह से वो ऊपर की तरफ उठा लेंगे। तो धीरे धीरे ये प्रेसिपिटेट क्या होना शुरू हो जाएगा, सोल्यूशन में जाना शुरू हो जाएगा, और सोल्यूशन में जाना शुरू किसकी वजह से होगा, I नेगेटिव की वजह से। तो जो AgI का पीपीटी था ना, AgI के प्रेसिपिटेट थे ना, ये ब्राइट येलो पीपीटी, ये बहुत सारे I नेगेटिव से अट्रैक्ट करने की वजह से क्या हो गए, तो सोल्यूशन में जाना शुरू कर देंगे, तो लिफ्ट होना शुरू कर देंगे। तो वो अगर लिफ्ट होंगे तो फिर वो सोल्यूशन में चले जाएंगे, बड़े पार्टिकल बन के, जो कि कोलोइडल रेंज में होगा। तो आपको प्रेसिपिटेट पता होना चाहिए, और फिर जिससे वो प्रेसिपिटेट बनाया उनमें से किसी एक को एक्सेस में लेंगे, तो अपन चेक कर लेंगे भाई इसमें जो एक्सेस में लिया वो I नेगेटिव इसके साथ बना हुआ है, तो इसका I नेगेटिव इसको लिफ्ट करेगा। अगर मैं कहूंगा नहीं नहीं मैं तो इसको एक्सेस में लूंगा, अब बताओ क्या होगा, मैं तो इसको एक्सेस में लूंगा, अब बताओ क्या होगा, मेरी मर्जी, आपने कहा कि दोनों में से किसी एक को एक्सेस में लेना है, तो अपन कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं, आप AgNO3 को एक्सेस में ले लो। अगर आप AgNO3 को एक्सेस में लोगे तो फिर Ag पॉजिटिव आयन प्रेसिपिटेट बनाता है, तो ये Ag पॉजिटिव आयन क्या करेगा, I नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि AgI अगर एक्सेस में है, AgNO3 अगर एक्सेस में है ना, अपने पास AgI का पीपीटी था, तो अगर अपने पास, ठीक है, अगर अपने पास ये सोल्यूशन, तो अब अपने पास क्या हो जाएगा, AgI एक्सेस में होगा। अगर AgI एक्सेस में होगा तो वो इस बहुत सारे, क्योंकि ये तो एक्सेस में है, तो बहुत सारे AgI क्या करेंगे, I नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे,
और अगर आई नेगेटिव को अट्रैक्ट करेंगे तो ये बहुत सारे एजीआई मिलके क्या करेंगे, हर एक एजीआई पार्टिकल को सोल्यूशन में ले जाएंगे। तो प्रेसिपिटेट से क्या बन गया अपने पास, सोल्यूशन बन गया। वो सोल्यूशन जो बनेगा वो कोलाइडल रेंज में होगा। यहां पर किसने इसको लिफ्ट किया सोल्यूशन के अंदर, तो अपन कहेंगे एजीआई ने लिफ्ट किया, क्योंकि एजीआई जो था वो एक्सेस में था, तो इस बार अब एजीआई ने लिफ्ट किया। अगर एजीआई लिफ्ट करेगा तो अपन कहेंगे ठीक है, फिर तो ऐसे कोलाइडल पार्टिकल बनेगा कि आई एक्सेस में होगा तो ये कोलाइडल पार्टिकल है, और एजीआई होगा अगर एक्सेस में तो ये कोलाइडल पार्टिकल है। इसका मतलब है जो प्रेसिपिटेटर में कैटाइन एनाइन है ना, उनमें से ही अगर कोई कॉमन है तो ही वो क्या बनाएगा, जो कॉमन है, जैसे के आई को ऐड किया था तो आई नेगेटिव कॉमन था इन दोनों, तो वो बनाएगा कोलाइडल सर्च पार्टिकल। जब इसको एक्सेस में ऐड किया तो इन दोनों में कॉमन क्या था, एजीआइन कॉमन था, तो एजीआइन बनाएगा कोलाइडल सर्च पार्टिकल। लेकिन इनके एक्सेस में ऐड करने से मुझे एक बात पता चल जाएगा, ये जो है ये नेगेटिवली चार्ज बनाएगा। तो दिख ही रहा है अपन को नेगेटिवली चार्ज कोलाइड्स, और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो दिस इज अ पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड्स। मतलब मुझे, अगर आप कोई केमिकल रिएक्शन कर रहे हो तो मैं अपने आप ही बता सकता हूं, बस आप ये बता दो दोनों में से किसको एक्सेस में ऐड किया, तो मैं चार्ज बता दूंगा कि कौन सी चार्ज वाला कोलाइड बनना चाहिए। एजीआई है, अगर आप AgNO3 को ऐड करोगे एक्सेस में तो इस दोनों में कॉमन आयन कौन सा, Ag, तो फिर कैटायनिक वाला बनेगा क्योंकि Ag पे पॉजिटिव चार्ज। दिस इज हाउ द पेप्टाइजेशन मेथड इज। ये जो कन्वर्जन है ना प्रेसिपिटेट का इनटू द कोलाइडल पार्टिकल ना, दिस इज कॉल्ड पेप्टाइजेशन मेथड। इसी को अपन पेप्टाइजेशन मेथड बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द पेप्टाइजेशन मेथड। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं अपन। मान लेते हैं मेरे पास ऐसे भी मैंने आपसे कहा मेरे पास FeCl3 है। अभी FeCl3 होगा तो मैं इसमें H2 ऐड करता हूं, तो मैं H2O की जगह ले लेता हूं NaOH। वैसे H2 ऐड करेंगे तो फिर क्या होगा कि भाई इसमें तो वाटर ही हो गया, अपन ने इसका हाइड्रोलिसिस किया। थोड़ी देर पहले अपन ने हाइड्रोलिसिस लिखा भी था, तो मैंने लिखा FeOH होल थ्राइस बन जाएगा। ये ब्राउन पीपीटी लिखा था आपने, ये आपने ब्राउन पीपीटी लिखा था। अब वाटर तो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, कोई आयंस वगैरह तो बनाता नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों में किसको एक्सेस में डाल दें, FeCl3 को आप एक्सेस में डाल दें। अगर Fe3 को मैं एक्सेस में डालूंगा तो FeCl3 इन एक्सेस ले लेता हूं। अगर FeCl3 एक्सेस में होगा तो FeN कॉमन हो गए दोनों, तो क्या बनेगा, FeOH होल थ्राइस का तो पीपीटी था, और इसके सरफेस पे कौन सा आयन आएगा। इसका मतलब है जब अपन हाइड्रोलिसिस करेंगे FeCl3 का तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, सो पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड्स। ये पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड्स है। आप किसी से भी बना सकते हो, आपकी मर्जी। वैसे जैसे अपन ने कहा था कि भाई अगर एग्जांपल लेते हैं एक और, जैसे अपने पास है आर्सेनिक ऑक्साइड का AS2O3 है ना, AS2O3 है। तो अगर अपन AS2O3 में H2S पास करता है, H2S पास करें तो अपन क्या करेंगे, इसमें क्या करते हैं अपन, इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं आर्सेनिक सल्फाइड का, और फिर उसमें H2S गैस को इस एक्सेस में पास करते हैं। मतलब ये बनाने का जो तरीका है, AS2S3 होगा, ये येलो पीपीटी होता है, ठीक है। अब क्या होता है, अपन पास करते हैं H2S इन एक्सेस, इन एक्सेस मतलब जिस टेस्ट ट्यूब में हमने इसका सोल्यूशन लिया, एक्वा सोल्यूशन, उसमें हमने H2S गैस को पास किया, तो थोड़ी देर के लिए पास कर देते हैं, थोड़ा ज्यादा टाइम के लिए, तो एक्सेस में आ जाएगा H2S। और H2S अगर एक्सेस में आएगा तो कॉमन आयन कौन सा होगा, सल्फर। इसलिए मैंने कहा था कि भाई अपन कहेंगे कि जो सल्फाइड्स होते हैं
उसमें H2S अपन एक्सेस में पास करते हैं तो कौन सा चार्ज वाला आ जाएगा? ऑल सल्फाइड्स विल बी नेगेटिवली चार्ज कलॉइड्स। ये नेगेटिवली चार्ज कलॉइड्स हो जाएंगे। सो दैट इज हाउ वी गेट द नेगेटिव चार्ज कलॉइड्स। सो दिस इज द पेप्टाइडेशन methods. So this is one of the classification. Another we can write that is, दूसरा क्लासिफिकेशन चेक कर लेते हैं अपन। पार्टिकल साइज से मैक्रोमोलिकुलर और माइक्रोमोलिकुलर कलॉइड्स देख लेते हैं ना, माइक्रोमोलिकुलर एंड मैक्रोमोलिकुलर कलॉइड्स देख लेते हैं। तो ये अपना पेप्टाइडेशन वाला पार्ट है, ठीक है। तो लेट अस चेक इट। So due to particle size, अभी classification on basis of particle size, तो अपन डायरेक्टली लिख लेते हैं पार्टिकल साइज में मैक्रोमोलिकुलर कलॉइड्स। ठीक है ना, पार्टिकल साइज। अब मैक्रो का मतलब ही होता है बड़ा, लार्ज अमाउंट। मैक्रो का मतलब लार्ज होता है। तो अगर पार्टिकल साइज पहले से ही लार्ज है तो डायरेक्टली सॉल्वेंट में ऐड करो, बना दो, है ना। तो जैसे रबर होता है, पानी में तो डिसॉल्व होगा ना, ईथर में तो होगा ना, बेंजीन में तो होगा ना। तो रबर के पार्टिकल तो पहले से ही बड़े होते हैं, हाई मॉलिक्यूलर मास होता है, तो फिर डायरेक्टली सॉल्वेंट में डालेंगे उसको बना। तो मैक्रोमोलिकुलर कलॉइड्स, द पार्टिकल साइज is already in the colloidal range. In colloidal range. In colloidal range. So the colloids, the sol can be prepared. Can be prepared by the direct mixing of. अपन directly mix कर लो by direct mixing of dispersed phase and dispersed medium. Direct mixing of dispersed phase and dispersed medium. Phase and dispersed medium. एग्जाम्पल ले लेते हैं। स्टार्च, एंजाइम, प्रोटीन इन वाटर। अगर वाटर ऐड करूंगा तो दे आर कॉल्ड हाइड्रोसॉल्स। हाइड्रोसॉल, बट रबर, प्लास्टिक इन बेंजीन, बेंजीन में डिसॉल्व कर देता हूं, इज बेंजोसॉल, बेंजोसॉल बनाते हैं। मतलब इट इज नॉट दैट कि भाई पानी ही यूज करेंगे अपन सॉल्वेंट में, वो कुछ भी कर सकते हैं अपन तो डिस्पर्सन मीडियम। डायरेक्ट मिक्सिंग से बनेगा तो अपन कहेंगे अच्छा कॉलॉइड्स रबर से भी बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे, रबर से बनेंगे। भैया डिसॉल्व करना है हमें, बस पार्टिकल साइज हमें सॉल्यूशन बनाना है जिसमें पार्टिकल साइज किस रेंज में होगा, 1 to 1000 नैनोमीटर्स में। दे ऑल विल बी कॉल्ड एज सॉल्व्स। उनको अपन सॉल्व करेंगे। तो एक तो मैक्रोमोलिक्यूलर लिखा आपने, दूसरा अपन लिखेंगे माइक्रोमोलिक्यूलर सॉलिड्स। अभी माइक्रोमोलिक्यूलर कलॉइड्स में क्या होगा, तो पार्टिकल साइज इज स्मॉल, तो फिर पार्टिकल को हमें एग्रीगेट करवाना होगा, उनमें एग्रीगेट करने के बाद ही बनेंगे। सो द पार्टिकल साइज इज स्मॉल, साइज इज स्मॉल, so we have to convert them into large size by aggregation. उसमें एग्रीगेशन करवाना पड़ेगा अपन, एग्रीगेशन। एग्जांपल लिख लेते हैं, मेटल सॉल्ट। मेटल सॉल्ट में तुमने
थोड़ा सा स्पेशल मेथड ना, ब्रेडिग्स मेथड्स, पेप्टाइजेशन, दिस इज आल्सो छोटा सा ही था, हमने बड़ा किया, पेप्टाइजेशन प्रोसेस। पेप्टाइजेशन में ना अपन ऑर्गेनिक, ऐसा नहीं है कि अपन पेप्टाइजेशन सिर्फ इनऑर्गेनिक रिएक्शंस में करते हैं। एक एग्जांपल इसमें और लिखना था अपन को, मैं एक और सेंटेंस लिख रहा हूं इसमें, इसका एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल है। पेप्टाइजेशन, इसका एग्जांपल लिख रहा हूं, द पेप्टाइजेशन ऑफ सेलुलोज नाइट्रेट is carried out by dissolving in ethyl alcohol. The sol is called, जो sol बनता है ना, that is called collodion. ये कभी कभी अपन से पूछ लेते हैं व्हाट इज collodion, ना? तो collodion जो होता है वो पेप्टाइजेशन मेथड है, बस सेलुलोज नाइट्रेट को अपन को पानी की जगह अल्कोहल में डिसॉल्व करना होता है। ये सब अपन ने पानी में बनाया दिया, एक्वा सॉल्यूशन। तो सेलुलोज नाइट्रेट को अपन बनाएंगे इन अल्कोहल, डिसॉल्विंग इट इन अल्कोहल। तो ये एक एग्जांपल अपन लिख लेंगे फॉर सेलुलोज नाइट्रेट। वो पूछते हैं इसलिए अपन को लिखना चाहिए। ये वाला पेप्टाइजेशन मेथड में तो अपन को गिवन होगा, बताओ व्हाट विल हैपन इफ HNO3 में एक्सेस ऑफ KI ऐड किया, तो अपन को पता है वो विच टाइप ऑफ कोलाइड विल बी फाउंड, बता। ठीक है, दिस इज कोलाइड। व्हाट इज एसोसिएटेड कोलाइड्स? Associated colloids. Associated colloids. अपन आज यहीं तक पढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइम अपन इसको कंटिन्यू करेंगे, मतलब कल सुबह फिर एक क्लास रखेंगे। ठीक है, कल एक और क्लास रखेंगे अपन नेक्स्ट टाइम के लिए, तो कल अपना ये खत्म हो जाएगा। राइट, तो मैंने आपको कोलॉइड्स पूरा ही पढ़ा दिया और कल अपना ये पार्ट खत्म हो जाएगा। और शीट में थोड़ा सा सरफेस केमिस्ट्री का एक शीट मैं आपको भेज देता हूं और उसी में होमवर्क लिख के भेज दूंगा, उसी में मैं आपको होमवर्क लिख के भी भेज दूंगा। ठीक है, तो चेक करें। तो आज इतना ही पढ़ते हैं, कल फिर अपन इसको कंप्लीट कर लेंगे और